हेलो एवरीवन, आई एम श्रीराम सिसोदिया और आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे केडी त्रिपाठी प्रॉब्लम डायरेक्टेड स्टडी। जो केडी त्रिपाठी है उसमें चैप्टर के एंड में एक क्वेश्चन दिए रखता है जिसमें कि पूरे चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट उसमें पूछा जाता है। ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं केडी त्रिपाठी के वो हम समझेंगे, जिससे क्या है कि केडी त्रिपाठी का बहुत अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। दूसरी जो चीजें इसमें हम करेंगे वो ये है कि केडी त्रिपाठी के जो डायग्राम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। केडी त्रिपाठी के अंदर जो ग्राफ्स दिए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है जो केडी त्रिपाठी में दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर का, वो ये है कि एक 5 साल का बच्चा है जो कि हॉस्पिटल आ जाता है, ठीक है, विद द कंप्लेंट ऑफ फीवर, कफ, ब्रीथलेसनेस एंड चेस्ट पेन। ठीक है, ये कंप्लेंट के साथ बच्चा एक हॉस्पिटल में आता है। एग्जामिनेशन करने पे पाया जाता है कि बच्चा डल है, मतलब सुस्त है, शांत है, बट इरिटेबल, चिड़चिड़ा है, विद फास्ट पल्स, पल्स रेट जो है वो फास्ट है, रैपिड ब्रीथिंग, ब्रीथिंग रेट जो है 50 पर मिनट है, एंड एंड्रॉइंग ऑफ लोअर चेस्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ये एक सिम्टम होता है जिससे पता चलता है कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, वीजिंग, क्रेपिटेशंस, ये भी सिम्टम्स ही हैं, एंड माइल्ड डिहाइड्रेशन, बॉडी टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, बच्चे को माइल्ड डिहाइड्रेशन है, और जो टेम्परेचर है, जो फीवर है, उसको है 10 डिग्री फॉरेनहाइट, 104 डिग्री फॉरेनहाइट। तो जो पीडियाट्रिशियन है, जो बच्चों का डॉक्टर है, एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बना के देता है किसकी, एक्यूट निमोनिया की। ठीक है, एंड ऑर्डर रेलिवेंट हेमेटोलॉजिकल, उसकी खून की जांच कराता है, एंड बैक्टीरियोलॉजिकल, किस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराता है, यूरिन कल्चर के लिए रिपोर्ट भेजता है, ऑर्डर देता है। अब जो डॉक्टर है वो डिसाइड करता है एंटीबायोटिक थेरेपी देने की बच्चे को। ठीक है, अब एज अ फार्मासिस्ट जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन आया है, वो ये है कि इन केस he select an antibiotic which can be given orally as well as by IM or IV injection, which route of administration will be most appropriate in this case। जैसा कि आप सिचुएशन देख रहे हो कि क्रिटिकल सिचुएशन है, ठीक है, एक इमरजेंसी सिचुएशन इसको बोल सकते हो, क्योंकि फीवर भी 104 डिग्री है, सांस लेने में बच्चे को दिक्कत है, ठीक है, और ये क्रेपिटेशन, वीजिंग, एंड्रॉइंग ऑफ लोअर चेस्ट, डिहाइड्रेशन, इस तरीके के सिम्टम है, जिससे क्या है कि आगे तबीयत बच्चे की बिगड़ सकती है और ज्यादा समय हो तो डेथ भी हो सकती है। ठीक, तो इस केस में अगर हमसे पूछें कि आप आईएम दोगे, अगर एसी एंटीबायोटिक चूज की जा रही है जो कि आईएम भी दी जा सकती है, आईवी भी दी जा सकती है, ओरल भी दी जा सकती है, तो किस रूट से एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करना पसंद करोगे। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि जल्दी एक्शन आए। ठीक है, तो जल्दी एक्शन आने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि जो ड्रग है वो ब्लड सर्कुलेशन में, या बोले सिस्टमिक सर्कुलेशन में जल्दी से पहुंचे। ठीक है, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग इन तीनों से अगर कंपेयर किया जाए, आईवी, आईएम और ओरल, ठीक है, तो सबसे पहले ड्रग पहुंचेगी बाई आईवी रूट। ठीक है, क्योंकि आईवी रूट में हम क्या करते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं, डायरेक्ट ब्लड के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक, तो इसमें हम क्या चूज करेंगे, आईवी रूट से देना। ठीक, अब ये समझते हैं कि ओरल रूट से हम क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ओरल रूट से क्यों नहीं दे रहे हैं, तो ओरल रूट से हम इसीलिए नहीं दे रहे हैं कि जब कोई ड्रग आप एडमिनिस्टर करते हो और वो आपके स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पहुंचती है, तो सबसे पहले डिसइंटीग्रेट होती है। ठीक है, डिसइंटीग्रेट होने के बाद फिर जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, और इसमें भी बीच में जो है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले लीवर में जाती है, लीवर में जाती है। ठीक, तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि पहले आप टैबलेट लोगे, फिर वो डिसइंटीग्रेट होगी, डिसइंटीग्रेट होगी तो कुछ टाइम कंजप्शन होगा। ठीक,
फिर वो एब्जॉर्ब होने के लिए सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी, उससे पहले उसको लीवर में होके भी जाना है। और लीवर में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पे हो जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, लीवर का जो फंक्शन है बॉडी के अंदर क्या है, जो मेजर फंक्शन है वो है मेटाबॉलिज्म का। तो ये ड्रग को भी मेटाबोलाइज करता है। ठीक, और ड्रग को मेटाबोलाइज करने का मतलब ये है कि अगर आपने 100 मॉलिक्यूल पैरासीटामोल के मान लीजिए खाए, ठीक, तो लीवर में से बाईपास होने के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में बचेंगे केवल 70 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि एक तो टाइम ज्यादा लग रहा है, दूसरी चीज क्या है कि अगर जो कंसंट्रेशन आप यहाँ पे पहुंचना चाहते हो, जिस कंसंट्रेशन में आप चाहते हो कि यहाँ पे मेंटेन हो, उसके लिए जो डोज है वो बढ़ा के देनी पड़ेगी। अगर 30 मॉलिक्यूल यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं तो आप चाहोगे कि यहाँ पे 30 मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा दिए जाएं, यानी कि 130 मॉलिक्यूल पैरासीटामोल के दिए जाएं। ठीक, तो ओरल रूट से क्या है कि टाइम भी ज्यादा लगेगा, डोज भी ज्यादा देनी पड़ेगी, और डोज ज्यादा देनी पड़ेगी तो साइड इफेक्ट भी ज्यादा होंगे। ठीक है, अब बचता है हमारे पास आईएम। ठीक है, आईएम चॉइस हो सकती है यहाँ पे। क्यों हो सकती है? क्योंकि जो आप देखोगे कि जो पेशेंट है हमारा वो 5 साल का बच्चा है, और 5 साल के बच्चे में जो वेन्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो एडल्ट के मुकाबले थोड़ी पतली होती है। ठीक है, और क्योंकि बच्चे को डिहाइड्रेशन है, तो डिहाइड्रेशन के समय पे जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है उस वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं, जो वेन्स हैं, वो हल्की सी पिचक जाती हैं, बोले कोलैप्स हो जाती हैं। ठीक है, थोड़ी सी कोलैप्स हो जाती हैं। तो जिस वजह से क्या है कि एक तो 5 साल का बच्चा, उसमें वैसे ही एक डिफिकल्ट टास्क है आईवी देना, ऊपर से बच्चे को डिहाइड्रेशन भी है, साथ में बच्चा इरिटेबल भी है। अगर थोड़ा सा भी आप उसे छुओगे, इंजेक्शन लगाने की कोशिश करोगे तो बच्चा ज्यादा इरिटेट होगा, चिड़चिड़ा होगा, तो दिक्कत करेगा। ठीक है, तो हम ये चाहेंगे कि पहले हम उसको आईएम दे दें, जिससे कि जो सिम्टम है वो रिकवर हो थोड़े से, और फिर इस डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए हम बिना पैनिक हुए, जो नर्सिंग स्टाफ है वो बिना पैनिक हुए आईवी सेटअप करे, आईवी लाइन सेटअप करे, और उसमें सारी एंटीबायोटिक जो भी एडमिनिस्टर करनी है, जो भी दवाइयां हैं वो सारी डाल दी जाए। ठीक है, तो हम इस केस में क्या चूज करेंगे? आईवी इंजेक्शन। और अगर आईवी इंजेक्शन और साथ में आईएम भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पूछा हमसे ये गया है कि शुड द पीडियाट्रिशियन एडमिनिस्टर द एंटीबायोटिक स्ट्रेट अवे, और शुड ही वेट फॉर द लेबोरेटरी रिपोर्ट। मतलब जो पीडियाट्रिशियन है वो एंटीबायोटिक स्ट्रेट अवे शुरू कर दे, तुरंत दवाई अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दे, या फिर जो लैब रिपोर्ट के लिए उसने ऑर्डर दिए हैं उनको आने दे, उसके बाद लैब रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि पेशेंट की सीवियरिटी को देखते हुए डॉक्टर को जो ट्रीटमेंट है वो स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, और इस तरीके के ट्रीटमेंट को बोलते हैं हम एम्पेरिकल ट्रीटमेंट। एम्पेरिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? एम्पेरिकल ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट होता है जब डॉक्टर बिना किसी लैब रिपोर्ट के आधार पर ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे एक अंदाज मार का ट्रीटमेंट जो होता है, अंदाज मार का मतलब कि जो डॉक्टर का पास्ट एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, ठीक है, उसके बेस पे जो ट्रीटमेंट होता है उसको बोलते हैं हम क्या? एम्पेरिकल ट्रीटमेंट। तो इस केस में जो पूछा गया है कि डॉक्टर को जो पीडियाट्रिशियन है उसको एंटीबायोटिक स्ट्रेट अवे देनी चाहिए या फिर उसको वेट करना चाहिए लैब रिपोर्ट का, तो डॉक्टर को लैब रिपोर्ट का वेट नहीं करना चाहिए, जो एंटीबायोटिक उसने सोची है वो स्ट्रेट अवे देनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपनी सीरीज का ये पहला क्वेश्चन था। ठीक, जो कि एक बेसिक से हमने उठाया और जिसमें हमने सीखा कि जो आईवी रूट है, आईवी रूट से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज हमने यहाँ पे बताई कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यहाँ पे स्किप हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा एक बार ये देख लेते हैं। इस लेक्चर में हमने सीखा कि जो आईवी रूट है इसमें क्या है, आईवी रूट के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात हमने सीखी कि आईवी का जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है सबसे।
ठीक है, उससे कम आईएम की अगर इन तीनों रूटों को देखें, और उससे कम किसकी है, ओरल की है। ठीक है, तीसरी चीज हमने ये सीखी कि जो ओरल रूट है उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जिसकी वजह से हमें डोज आईवी के मुकाबले ज्यादा देनी होती है। दूसरी चीज डोज ज्यादा होती है, इस वजह से जो साइड इफेक्ट होते हैं मेडिसिन के वो भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज जो हमने यहाँ पे सीखी वो सीखी एम्पेरिकल ट्रीटमेंट की डेफिनेशन। एम्पेरिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? एम्पेरिकल ट्रीटमेंट होता है जब डॉक्टर बिना किसी लैब रिपोर्ट के आधार पे पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, अपनी नॉलेज के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, उसी को बोलते हैं क्या, एम्पेरिकल ट्रीटमेंट। तो ये जो है अपनी पहला क्वेश्चन था अभी, जो कि था आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आप बताइए कि वीडियो बेनिफिशियल है, कुछ सीखने को इससे मिला है, तो हम आगे कंटिन्यू करें, अदरवाइज रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।